एपोकलिप्स का कौन सा दिन है? अभी से डिफरेंट डीमंस दिखाई देने लगे। सच कहूं तो डिफरेंट डीमंस खुद इतने डेंजरस नहीं थे। असली प्रॉब्लम कुछ और थी। जहां डिफरेंट डीमंस दिखाई देते थे वहां आसपास ब्लैक ब्लड स्टार जरूर मौजूद होती थी। डिफरेंट डीमंस दरअसल ब्लैक ब्लड स्टार के स्काउट्स और गार्ड्स होते थे। सिचुएशन खराब है, सब लोग तुरंत पीछे मुड़ो। मैंने बिना देर किए वॉकी टॉकी उठाया और वांग गुई को आदेश दिया। वांग गुई ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने तुरंत टीम को सिग्नल दिया कि सभी व्हीकल्स के पीछे रहें और फॉर्मेशन बनाए रखें। तभी दूर से एक बेहद तेज और भयानक चीख सुनाई दी। वह ब्लैक ब्लड स्टार की वार्निंग क्राई थी। हमें स्पॉट कर लिया गया है। मैं तुरंत राइफल कार्ड इस्तेमाल करके व्हीकल की रूफ पर चढ़ गया। नाइट विजन टैलेंट की वजह से डार्कनेस का मुंह पर कोई असर नहीं था। जैसे ही मैंने ऊपर देखा मुझे आसमान में तेजी से उड़ती हुई 7-8 डिफरेंट डीमंस दिखाई दी। इन क्रीचर्स की सबसे बड़ी एडवांटेज उनकी फ्लाइंग स्पीड थी। बाकी अटैक पावर और डिफेंस आमतौर पर एवरेज ही होती थी। मरना चाहते हो? मैंने तुरंत मार्क्समैन स्किल एक्टिवेट की और राइफल से लगातार सिंगल शॉट्स फायर करने लगा। कुछ ही सेकंड में 7 डिफरेंट डीमंस के सिर उड़ गए। वे एक एक करके पास के वीट फील्ड में गिर पड़े। बॉस क्या हुआ? वांग गुई के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। मैंने गंभीर स्वर में कहा, सब लोग तैयार हो जाओ, बैटल शुरू होने वाली है। फिर मैंने राइफल, कुछ एक्स्ट्रा बुलेट्स और कई मोलोटॉव कार्ड्स वांग गुई की तरफ फेंक दी। अपने लोगों की सुरक्षा करना। वांग गुई ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। समझ गया बॉस। इसके बाद उसने शाओबाओ के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। छोटा लड़का डरी हुई आवाज में बोला, अंकल मुझे डर लग रहा है। वांग गुई ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और नरम स्वर में कहा, डर मत, अंकल यहीं है। अंकल तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। तूफान आने से पहले हमेशा मौत जैसी खामोशी होती है। आ गए। मेरी प्यूपल्स सिकुड़ गईं। सड़क के आखिर में ब्लड ज़ॉम्बीज का एक विशाल हॉर्ड दिखाई दिया। वे इतने ज्यादा थे कि उनकी संख्या का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। हजारों ब्लड ज़ॉम्बीज एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके मुंह से अजीब और डरावनी चीखें निकल रही थीं। ज़ॉम्बी हॉर्ड के बीच कई नाइट डीमंस भी मौजूद थे। वे साफ तौर पर इस हॉर्ड के लीडर्स लग रहे थे। बाकी ज़ॉम्बीज पागलों की तरह दौड़ रहे थे, लेकिन नाइट डीमंस आराम से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ये लड़ाई आखिर कैसे जीतेंगे? वांग गुई ने मिलिट्री बिनोकुलर्स से सामने का नजारा देखा और अनजाने में गाली निकल गई। लेकिन जब उसने व्हीकल की रूफ पर खड़े मुझे देखा, जहां मेरे चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, तो उसका दिल कुछ हद तक शांत हो गया। उसने होंठ चाटे और धीरे से बुदबुदाया, आ जाओ, जितने आना है आ जाओ, आज सबको खत्म कर देंगे। तभी अचानक एक भयानक चीख गूंजी। टीम में मौजूद लगभग 50 साल का एक आदमी नाइट डीमन के स्नीक अटैक का शिकार हो गया। उसका सिर एक झटके में चकनाचूर कर दिया गया। सभी लोग सामने वाले ज़ॉम्बी हॉर्ड पर ध्यान दे रहे थे और स्काई को पूरी तरह इग्नोर कर चुके थे। लेकिन ऊपर आसमान में दर्जन भर नाइट डीमंस मंडरा रहे थे, सही मौके का इंतजार करते हुए। फायर! वांग गुई जोर से चिल्लाया और राइफल उठाकर शूट करना शुरू कर दिया। टीम की विमेन जिन्हें मैकेनिकल बोज मिली थी, उन्होंने भी स्काई में मौजूद उन काले साए जैसे नाइट डीमंस पर एम कर लिया। नाइट डीमंस की स्पीड बिजली जैसी थी। वांग गुई ने पूरी मैगजीन खाली कर दी, लेकिन मुश्किल से एक नाइट डीमन गिरा पाया। सिचुएशन तेजी से कंट्रोल से बाहर जा रही थी। ये देखकर मैंने तुरंत लिन वार्नर को ऑर्डर दिया, वांग गुई की साइड सपोर्ट करो, फ्रंट लाइन मैं संभालता हूँ। अगले ही पल मैंने ऊंचाई से राइफल फायर करना शुरू कर दिया। बुलेट्स बारिश की तरह ज़ॉम्बी हॉर्ड पर बरसने लगी। फ्रंट लाइन के ब्लड ज़ॉम्बीज एक के बाद एक गिरते गए, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ राइफल के दम पर उन्हें रोकना इम्पॉसिबल था। अच्छी बात यह थी कि मैं पहले से तैयार था। मैंने स्पेस रिंग में हाथ डाला और ग्रेनेड्स तथा एक्सप्लोसिव्स निकालकर सीधे ज़ॉम्बी हॉर्ड के बीच फेंक दिए। बूम बूम बूम! धमाकों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। आग और शॉकवेव्स ने ज़ॉम्बी हॉर्ड के बीच कई बड़े खाली क्षेत्र बना दिए। यह दृश्य देखकर वांग गुई की आंखें चमक उठी। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, बॉस सच में मॉन्स्टर है। उसी समय लिन वार्नर, जो अब एक असली शार्प शूटर बन चुकी थी, अपनी पोजीशन पर पहुंच गई। राइफल फायर, मैकेनिकल बो सपोर्ट और मेरे लगातार फायर बॉम्ब अटैक्स के कॉम्बिनेशन ने ज़ॉम्बी हॉर्ड को 50 मीटर से आगे बढ़ने नहीं दिया। तभी अचानक 2 नाइट डीमंस फायर पावर की परवाह किए बिना सीधे चार्ज कर गए। वे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से व्हीकल रूफ पर झपटे। उनकी स्पीड किसी रेसिंग कार से कम नहीं थी। लिन वार्नर डर के मारे चीख उठी, लेकिन मैंने बिना घबराए ब्लैक ब्लेड निकाल ली। स्लैश! एक चमकती हुई ब्लेड लाइट हवा में लहराई। लगभग आधा टन वजनी नाइट डीमन बीच से 2 हिस्सों में कट गया। मैं रुका भी नहीं, एक कदम आगे बढ़ा और हॉरिजॉन्टल स्लैश मारी। दूसरा नाइट डीमन प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था कि उसके सिर का आधा हिस्सा उड़कर कई मीटर दूर जा गिरा। सिर्फ एक पल में 2 इलीट मॉन्स्टर्स खत्म। मैंने बिना किसी इमोशन के ब्लेड वापस रखी और राइफल उठा ली। फिर से लगातार फायर शुरू हो गया। दोनों पक्ष पूरे 8 मिनट तक भिड़े रहे, लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। जो ज़ॉम्बी हॉर्ड अभी तक पागलों की तरह चार्ज कर रही थी, वह अचानक पीछे हटने लगी। वे उसी तरह रिट्रीट कर रहे थे जैसे समुद्र की लहरें किनारे से लौटी हैं। यह देखकर मैंने हाथ उठाकर सभी को सीज फायर का सिग्नल दिया। फिर टीम पर नजर डाली। रिजल्ट उम्मीद से कहीं बेहतर था। शुरुआत में स्नीक अटैक का शिकार हुए उस एक आदमी को छोड़कर टीम का कोई और मेंबर नहीं मरा था। इसके बाद मैं व्हीकल रूफ से नीचे कूदा और बैटलफील्ड पर लूट कलेक्ट करने लगा। जल्द ही 2 गोल्डन कार्ड्स मेरे हाथ लगी। इस बैटल में तो जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। उधर वांग गुई बाकी लोगों को लेकर बैटलफील्ड क्लीन करने लगा। कुछ ही देर में 200-300 कार्ड्स कलेक्ट करके मेरे पास ला दी गई। सेफ्टी के लिए मैंने तुरंत पूरी टीम को टर्न अराउंड करने और ओरिजिनल रूट पर वापस लौटने का ऑर्डर दिया। आधे घंटे से ज्यादा ट्रैवल करने के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि हम ब्लैक ब्लड स्टार के टेरिटोरी से बाहर निकल चुके हैं, तब मैंने सभी को रुककर कैंप लगाने की परमिशन दी। इतनी बड़ी और खतरनाक बैटल के बाद लोगों की आंखों में पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस था। वे सिर्फ जिंदा नहीं बचे थे, बल्कि सैकड़ों ब्लड ज़ॉम्बीज को मार भी चुके थे। उस रात टीम के हर सर्वाइवर के दिल में सिर्फ एक
ही विश्वास था, बॉस के पीछे चलोगे तभी जिंदा रहोगे। यही अब उनका सबसे मजबूत फेथ बन चुका था। इस समय मोटर होम के अंदर तेज रोशनी जल रही थी। मैंने नरम बीफ का एक टुकड़ा काटकर मुंह में रखा और हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। ये बैटल भले ही जीत ली गई थी, लेकिन अगर सामने मौजूद ब्लैक ब्लड स्टार को खत्म नहीं किया गया तो आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा। मेरे पास मोटर होम था, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वांग गुई और उसके लोगों के लिए यह सफर सहना आसान नहीं था। तभी कार्ड्स की सॉर्टिंग पूरी कर चुकी लिन वॉर्नर जल्दी से रिपोर्ट देने लगी। इस बार कुल 317 कार्ड्स मिली हैं। मैं सोच से बाहर आया और सिर हिलाया। प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन अभी भी उतना नहीं जितना मुझे उम्मीद थी। इसके बाद मैंने स्पेस रिंग से नाइट डीमंस द्वारा ड्रॉ की गई 2 गोल्डन कार्ड्स निकाली। एक वेपन ब्लड पैटर्न गन थी और दूसरी टैलेंट कीन स्मेल। लिन वॉर्नर उत्सुकता से देखने लगी, लेकिन मैंने बस होंठ मोड़ दिए। ये टैलेंट सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। एपोकलिप्स में अगर तुम्हारी स्मेल बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो हर समय ब्लड ज़ॉम्बीज़ की सड़ी हुई बदबू ही महसूस होगी। ऐसी हालत में लाइफ क्वालिटी सीधे जमीन पर आ जाएगी। लिन वॉर्नर को तुरंत समझ आ गया, फिर हंसते हुए बोली, वैसे डाइट कंट्रोल और फिगर मेंटेन करने के लिए ये टैलेंट बुरी नहीं है। समय तेजी से बीता और अगली सुबह आ गई। एक डार्क ग्रीन मिलिट्री ट्रक कैंप के बाहर आकर रुका। एक मजबूत शरीर वाला क्रू कट हेयर कट वाला आदमी ली जेंकी 5 ताकतवर आदमियों के साथ ट्रक से कूदा और मुस्कुराते हुए जोर से बोला, घबराइए मत, हम यूनिटी कम्युनिटी की सर्च टीम से हैं। हम आपके लीडर से बात करना चाहते हैं। ये देखकर मेरे होंठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। मैं जानबूझकर एक भोले और अनुभवहीन युवक जैसा व्यवहार करते हुए आगे बढ़ा, जैसे मुझे किसी बात की समझ ही न हो। ली जेंकी ने यह सब नोटिस किया, लेकिन फिर भी उसने बेहद ईमानदार अंदाज में कहा, भाई, मेरे कैंप में मजबूत डिफेंस लाइन और भरपूर रिसोर्सेज हैं। अपने लोगों को लेकर हमारे साथ चलो। एपोकलिप्स में ग्रुप बनाकर रहोगे तभी जिंदा रह पाओगे, मानना पड़ेगा। उसकी बातों में काफी आकर्षण था। मेरी इंस्टिंक्ट कह रही थी कि वह कोई बुरा इंसान नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया कि एक बार जाकर देखना चाहिए। वैसे भी रास्ते में ही था, देखने में कोई नुकसान नहीं था। इसके बाद मैं अपने 30 से ज्यादा लोगों को लेकर कैंप में पहुंचा। साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास से भरे चेहरे और अनुशासित चाल ढाल देखकर वे एपोकलिप्स की किसी रेगुलर आर्मी जैसे लग रहे थे। उनकी मौजूदगी ने आसपास मौजूद बिखरे बालों और मैले कपड़ों वाले रेफ्यूजीज को पूरी तरह फीका